मैं सकते में आ गया। एक लम्हे के लिए आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ मेरे सामने पिस्तौल हाथ में लिए बैठा था। खेल का नक्शा ही बदल गया था। मैं उसे एतमाद में लेकर मुल्क दुश्मन अनासिर को गिरफ्तार करवाना चाहता था, लेकिन उल्टा मुझे ही जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। गोया एक काल कोठरी मेरा मुकद्दर बनने वाली थी, जहां मैं अजीतें सहते और एड़ियां रगड़ते हुए मर जाऊंगा। ऐसी इबरतनाक मौत मेरी मंजिल नहीं थी। मैं कमांडो था, दुश्मन की जान से खेलते हुए अपनी जान बचा ले जाने वाला एक सरफरोश। मुसीबत ये थी कि मेरे सामने मेरे अपने ही वतन का एक जिम्मेदार अफीसर था, जो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, और मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं कैद में डाल दिया जाऊं। अभी पुलिस नहीं आई थी। मैंने चौधरी साहब को कायल करने की बहुत कोशिश की और उसे फैसलाबाद वाली कलसूम का भी हवाला दिया कि वो उसको बुलाकर मेरे बारे में तस्दीक कर सकते हैं कि मैं भारतीय जासूस नहीं हूं, लेकिन चौधरी साहब पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके पिस्तौल का रुख बदस्तूर मेरी ही तरफ रहा। तब मैंने कमांडो एक्शन करने का फैसला कर लिया। चौधरी साहब मेरे सामने वाले सोफे पर बैठे थे। उनके और मेरे दरमियान सिर्फ एक गोल छोटी मेज थी, जिस पर शीशे की एश ट्रे मौजूद थी। उनकी आंखें मुझ पर मरकूज थीं। मुझे सिर्फ इतनी मोहलत चाहिए थी कि चौधरी की तवज्जो किसी तरीके से एक सेकंड के लिए दूसरी तरफ हो जाए। ये मौका कुदरत ने मुझे फौरन मुहैया कर दिया। अचानक ही दरवाजे का पर्दा हटा और चौधरी साहब की 4 साला बच्ची दौड़ती हुई आई और डैडी टीवी पर फ्रैगल रॉक लगा है कहती हुई चौधरी साहब की तरफ लपकी। चौधरी साहब की तवज्जो मेरी तरफ से हट गई। उन्होंने बेटी की तरफ नागवारी से देखा। बस मुझे उतनी ही मोहलत दरकार थी। मेरी बाएं टांग ने हरकत की और गोल मेज के नीचे पूरी ताकत से टकराई। मेज उछलकर चौधरी साहब से टकराई। उन्होंने फायर खोल दिया। गोली मेज के तख्ते को तोड़ती हुई मेरे करीब से निकल गई, लेकिन इस दौरान मैं चौधरी साहब की टांगों को पकड़कर उन्हें सोफे की दूसरी तरफ गिरा चुका था। पिस्तौल उनके हाथ से छूटकर कालीन पर गिर पड़ा। उनकी बच्ची चीखती हुई दूसरे कमरे की तरफ भाग गई। मैंने लपक कर पिस्तौल उठा लिया और उसका चैम्बर गोलियों से भरा हुआ था। मैंने पिस्तौल की नाल चौधरी साहब की गर्दन के साथ लगा दी और उन्हें फर्श से उठा दिया। उनकी बेगम और नौकर घबराए हुए कमरे में दाखिल हुए। बीवी ने अपने खामिद को पिस्तौल की जद में देखा तो उसके हल्क से चीख निकल गई। मैंने उन्हें भी दीवार के साथ एक तरफ खड़ा कर दिया। पुलिस किसी भी वक्त आ सकती थी। मैंने चौधरी समेत सबका मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा कर दिया। फिर मेज की दराज में से अपनी जासूसी की चीजें यानी रेडियो ट्रांसमीटर, V2 गोलियों का पैकेट और कोड बुक अपने कब्जे में की और खिड़की से बाहर बाग में छलांग लगा दी। शाम गहरी हो चुकी थी। दरख्तों के नीचे गहरा अंधेरा था। पिस्तौल मेरे हाथ में था। मैं कोठी की पिछली दीवार फलांग गया। ये सारा इलाका मेरा देखा वाला था। होटल वापस जाने की बजाय मैं इस्लामाबाद की मेन मार्केट की तरफ चल पड़ा। चौधरी साहब ने एतबार न करके मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि थोड़ी सी भी ताखिर हो और चौधरी साहब इस्लामाबाद में शबाना भट्ट और फैसलाबाद में भारतीय जासूस जगदेश चंद और मास्टर फिरोजदीन की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दें। उनकी गिरफ्तारी से सारा खेल बिगड़ सकता था। मार्केट में जाते ही मैंने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से चौधरी साहब को फोन कर दिया। दूसरी तरफ से चौधरी ने ही रिसीवर उठाया। जब मैंने अपना तारुफ कराया तो मुझे एहसास हुआ कि वो मारे हैरत के अपनी जगह से उछल पड़े हैं। मैंने कहा, चौधरी साहब, मैं आपकी गिरफ्त से आज़ाद हो चुका हूँ और आपकी सारी पुलिस मिलकर भी मुझे दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद आपके पास आ रहा हूँ। आप अपनी कोठी पर मौजूद रहें। आपका पिस्तौल भी मेरे साथ होगा। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने मार्केट से निकलकर एक टैक्सी पकड़ी और सीधा चौधरी साहब की कोठी पहुंच गया। 8:30 का वक्त होगा। कोठी का गेट बज़ाहिर सुनसान था, लेकिन मुझे मालूम था कि चौधरी साहब की सिक्योरिटी के आदमी आसपास छुपे हुए हैं। मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैं ये सब कुछ अपने वतन पाक की सालमियत और इस्तेकाम की खातिर कर रहा था, और चौधरी साहब को इस अमर की यकीन दहानी के लिए ही फरार होने के बाद उनकी कोठी पर आ गया था कि उन्हें मेरे बारे में गलतफहमी हुई है। जो ही मैं खाली बरामदे में दाखिल हुआ, पीछे से 3 आदमियों ने मुझे दबोच लिया। एक तरफ से चौधरी साहब नमूतार हुए। उन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया कि मुझे उनके कमरे में पहुंचा दिया जाए। ड्राइंग रूम में ले जाकर मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए। चौधरी साहब ने मेरी जेब से पिस्तौल निकाल दिया और सिक्योरिटी के आदमियों को बाहर भेज दिया।
चौधरी साहब, क्या अब भी आपको यकीन नहीं आया कि मैंने जो कुछ आपके सामने बयान किया था वो सच है? चौधरी साहब पर मेरी बातों का और मेरी वापसी का असर हो चुका था। उन्होंने पिस्तौल मेज पर रखा और उठकर मेरे बाजू रस्सी से आजाद कर दिए। वापस सोफे पर बैठे और कहा, अब मैं चाहूंगा कि जिस जासूस औरत शबाना और फैसलाबाद के जगदेश चंद की निशानदेही की है उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लूं। जगदेश चंद का एड्रेस बताओ, मैंने अपनी कलाई पर हाथ फेरते हुए कहा। चौधरी साहब, यही वो नुक्ता है जहां मैं आपसे मुतफिक नहीं हूं। जगदेश चंद भारत का मास्टर स्पाई है। शबाना यानी सुंधिया ने भी इस्लामाबाद में जाल फैला रखा है। एक जासूस तो मुझे रेलवे स्टेशन पर भी मिला था। हम शबाना और जगदेश चंद को बड़ी आसानी से गिरफ्तार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने आपकी अजियतें बर्दाश्त कर ली और कुछ न बताया या खुदकशी करने में कामयाब हो गए तो हम इस रैकेट के दूसरे जासूसों को सारी जिंदगी न पकड़ सकेंगे। आप सिर्फ मेरे बताए हुए मुल्क दुश्मन अनासिर को गिरफ्तार करते जाएं। उस वक्त मैं भारतीय इंटेलिजेंस के एक अहम तरीन जासूस की हैसियत से यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे इस गिरोह का एतमाद हासिल है, चुनांचे मेरे लिए उनके एक एक आदमी का खोज लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। चौधरी साहब को मेरी बातों का यकीन आ गया था। मैंने उनकी तरफ झुक कर कहा, अब आपको एक काम करना है, मेरी गिरफ्तारी और फरार की खबर आम ना होने पाए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तुम फिक्र न करो, ये बात बाहर नहीं निकलेगी। तुम्हारा अगला प्रोग्राम क्या है? मैंने इत्मीनान से सोफे की पुश्तगाह से टेक लगा दी। शबाना के पास मरकजी हुकूमत के एक निहायत अहम महकमे के 2 अफसर आते हैं। मुझे शबाना ने बताया है कि वो उनसे अहम मुल्की राज हासिल करती है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों अफसरों को किसी बहाने फौरन बर्खास्त करके गिरफ्तार कर दिया जाए ताकि वो आइंदा दुश्मन को कोई इत्तला न पहुंचा सकें। मैंने चौधरी साहब को दोनों अफसरों के हुलिये और उनके महकमे के बारे में बताया तो वो दांतों तले उंगली दाब कर रह गए। कहने लगे, यकीन नहीं आता कि ऐसे जिम्मेदार अफसर भी मुल्क के खिलाफ जासूसी कर सकते हैं। ये जिम्मेदार अफसर नहीं हैं, जिम्मेदार अफसर ऐसा कभी नहीं किया करते। मैंने उठते हुए कहा, अब मैं जाता हूँ, मैं आपसे रब्ता रखूंगा। मैं अपना शनाख्ती नाम दरवेश बताया करूंगा, आपके लिए यही मेरा कोड होगा। चौधरी साहब ने अपनी जेब में से एक छोटी सी पॉकेट बुक निकाली और कागज के एक छोटे से टुकड़े पर अपना एक इंतहाई खुफिया फोन नंबर लिख कर दिया और कहा, ये मेरा खास नंबर है, तो मुझे जहां से भी इस नंबर पर फोन करोगे तुम्हारा पैगाम फौरी तौर पर मुझे पहुंचा दिया जाएगा। मैं चौधरी साहब की कोठी से निकला तो मेरा दिल एक बहुत बड़े बोझ से आजाद हो चुका था। एक खतरनाक तरीन मसला हल हो गया था और अब मैं पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर की बीख करने के लिए आजाद हो गया था। दूसरे रोज नाश्ता करने के बाद मैं कस्तन शबाना की कोठी जा पहुंचा। मैं ये मालूम करना चाहता था कि मेरी निगरानी हो रही है, ये मेरा वहम है। शबाना अभी अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी। उसकी उधेड़ उम्र मुलाजमा मुझे अपनी मालकन का पीर समझकर बड़े एहतराम से ड्राइंग रूम में बिठा दी गई। मैंने मुलाजमा के सर पर हाथ फेर कर उसे दुआ दी और तस्बीह करने लगा। वो मेरे लिए चाय बनाकर ले आई और फिर मेरे कदमों में बैठकर अपने बेटे के बारे में कहने लगी कि वो जब से दुबई गया है उसने कोई पैसा नहीं भेजा। अपनी माँ को बुला दिया है, कोई ऐसा अमल पढ़ें कि वो मेरे पास वापस आ जाए। मैंने उसे कहा कि वो सुबह नमाज के बाद सूरत फातिहा 11 बार पढ़कर खुदा से अपने बच्चे के बारे में दुआ किया करे। 1 घंटे बाद शबाना आ गई। उसके खूबसूरत बाल शानों पर बिखरे हुए थे। उसने सुर्ख रेशमी गाउन पहन रखा था। मुझे देखते ही ठठक सी गई। फिर उसने नौकरानी को मार्केट भेज दिया और दरवाजा बंद करके बोली, कर्नल मनी, तुम रात चौधरी साहब की कोठी पर क्या करने गए थे? इसका मतलब था कि मेरी निगरानी हो रही थी। मैंने तस्बीह कलाई पर लपेटते हुए कहा, माय डियर, तुम्हें शायद अभी तक इस हकीकत का एहसास नहीं हुआ कि मुझे इंडियन सीक्रेट सर्विस ने कितने अहम मिशन पर यहाँ भेजा है। ये बात मेरे मिशन में शामिल है कि मैं इस मुल्क की सीक्रेट सर्विस के चीफ पर अपना रूहानी असर डालूं और मुफीद मालूमात हासिल करूं। भगवान की दिया से मैं उसमें कामयाब हुआ हूं। चौधरी साहब भी मेरे मुरीद बन गए हैं। फिर कोई खास बात भी मालूम हुई? उसने मुस्कुरा कर पूछा। मैंने उसके पास आने वाले सरकारी अफसरों की गिरफ्तारी की पेशबंदी करते हुए कहा,
पहली मुलाकात में इस किस्म की हमाकत नहीं कर सकता था, लेकिन बातों ही बातों में मुझे हल्का सा सुराग मिला है कि हुकूमत को अपने बाज़ मुलाजमीन पर शुबा है और उनकी निगरानी हो रही है, इसलिए तुम्हें होशियार रहने की ज़रूरत है। शबाना खामोशी से अपने लिए चाय बनाने लगी, फिर प्याली अपनी नाजुक उंगलियों में थाम कर बोली, कर्नल मनी, मैं पिछले कई सालों से भारत माता की सेवा कर रही हूँ। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। शायद इंडिया में मेरे बारे में तुम्हें पूरी ब्रीफिंग नहीं की गई। उसे शायद मेरी बात पसंद नहीं आई थी। मैंने वहां से चले आने में ही मसलहत समझी। मैं चलने लगा तो वो सिगरेट सुलगाकर हल्का सा कश लगाते हुए मेरे करीब आई और एक अदाए खास से सिगरेट का धुआं मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, तुम्हारे लिए एक खुफिया पैगाम। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा। कालिदास ने रात 12 बजे फोन किया था, फौरन फैसलाबाद जाकर जगदेश चंद से मिलो। मैं समझ गया कि कालिदास उस इंडियन जासूस का नाम होगा जो मुझे रावलपिंडी स्टेशन के 3rd क्लास वेटिंग रूम में मिला था। मैंने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। ओके सिस्टर, नमस्कार। नमस्कार, शबाना ने जवाब में बड़ी मैनीखेज लेकिन मीठी आवाज में कहा। दरवाजे के करीब जाकर मैंने पलट कर देखा तो वो मुझे तिरछी नजरों से तक रही थी। सिगरेट उसके होंठों में सुलग रहा था। कर्नल मनी, खाना मेरे साथ नहीं खाओगे? उसने पूछा। मेरे कदम वहीं जम गए। एक बार तो जी चाहा कि उसकी ये हसीन दावत कबूल कर लूं, लेकिन फिर मैंने खुद पर काबू पा लिया और नफी में सर हिलाकर आगे बढ़ने लगा। कर्नल मनी, तुम एक चीज भूले जा रहे हो। मैंने पलट कर देखा। उसके हाथ में एक सफेद लिफाफा था। उसने लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे कमरे में जाकर खोलना। होटल के कमरे में पहुंचकर मैंने लिफाफा खोला। उसमें जर्द कागज तय किया हुआ रखा था। उस कागज पर फैसलाबाद के जगदेश चंद और मास्टर फिरोजदीन की घड़ियों की दुकान का एड्रेस टाइप किया हुआ था। मुझे सुबह फैसलाबाद के लिए रवाना होना था। मैंने रात ही को होटल का सारा हिसाब चुकाकर ब्रीफकेस तैयार कर दिया। पलंग के गद्दे के नीचे से जहरीला सुगार निकालकर अपने चन्ने की अंदरूनी जेब में रख दिया। फिर मुंह अंधेरे ही फैसलाबाद की तरफ रवाना हो गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।